बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के बायोलॉजी से एक लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में है। यानी जो ब्रीथिंग हो रही है, ब्रीथिंग क्या है। अब सबसे पहले हम ब्रीथिंग के बारे में बात करते हैं। ब्रीथिंग एक ऐसा फिज़िकल फिनोमेना है जिसके ज़रिए से एनिमल्स, या हम कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं, ज़्यादातर हम ह्यूमंस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो ह्यूमंस है वो क्या करते हैं, आउटसाइड फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और आउटसाइड एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं, लंग्स से दे रहे हैं। अब एक ऐसा फिज़िकल फिनोमेना जिसमें दो स्टेजेस हैं, या हम कहते हैं कि दो फेजेस पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं इंस्पायरेशन एंड द सेकंड वन इज़ एक्सपायरेशन। ठीक है, ये एक फिज़िकल फिनोमेना है और इसे हम एक्टिव फिनोमेना भी कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि ये हमारे साथ इनवॉलेंट्री एक्शंस के थ्रू होती हैं। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं कि किसी टाइम तक एक ख़ास लम्हे के लिए हम अपनी सांस को रोक सकते हैं। सो दैट टाइम दिस इज़ कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन। बट हम थोड़े ही टाइम के बाद, अगर आप देख लें स्विमिंग वाले जो जितने भी होते हैं वो स्विमिंग करते हैं तो वो अपना सांस बंद कर लेते हैं। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से होती हैं, लेकिन वो किसी टाइम के लिए या किसी हद तक होती हैं। सो दिस ब्रीथिंग इज़ अ फिनोमेना, फिज़िकल फिनोमेना, एंड दैट इज़ एक्टिव फिनोमेना। ठीक है, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि हम मसल्स की बात करेंगे इसमें, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, तो वहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और दूसरी बात हम कर रहे हैं कि ये इनवॉलेंट्री एक्शंस में आती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ क्या है, अ फिज़िकल प्रोसेस इन विच एनिमल्स टेक एयर एंड आउट इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक एनिमल है, ये क्या कर रहा है, आउटसाइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एयर ले रहा है। ठीक है, और फिर क्या करता है, यही एयर इस्तेमाल हो जाता है और उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, या हम कहते हैं कि जो गैर इस्तेमाल शुदा एयर पार्टिकल हैं, हम यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं करें। ठीक है, वो क्या करते हैं, बॉडी से आउटसाइड यानी एक्सहेल करते हैं। अब इसमें जो टू फेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, एक को हम इंस्पायरेशन कहते हैं एंड द सेकंड वन इज़ एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को दूसरा नाम हम इनहेलेशन भी देते हैं। दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन। इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी है, ठीक है, आपके साथ जितनी भी चेस्ट कैविटी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, जहाँ तक रिब केज है, रिब केज भी क्या किसे कहते हैं, जो रिब्स हैं, इसने एक पिंजरे टाइप का स्ट्रक्चर बनाया होता है, इसे हम रिब केज कहते हैं। यहाँ तक ये आपका क्या हुआ, चेस्ट कैविटी हुई, लेकिन इसके बाद जो नीचे हिस्सा आता है उसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्पायरेशन में क्या होती है, क्योंकि आप इनहेल कर रहे हैं, इंस्पायरेशन आल्सो कॉल्ड इनहेलेशन। आप एयर को, या हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है। अब जब अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इट्स मीन कि वहाँ पर वॉल्यूम का होना ज़रूरी है, उसके लिए एम्प्टी स्पेसेस होनी ज़रूरी हैं। तो उसके साथ क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, क्या होता है, उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। सो दैट्स मीन कि यहाँ पर आपके लिए जो चेस्ट कैविटी है उसमें जगह ज़्यादा हो जाती है। एंड प्रेशर इन लंग्स विल बी डिक्रीजेस। अब ये किस तरह होता है, देख लें आप लोग। यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर आउटसाइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट आ रहे हैं नोज़ के ज़रिए, या हम कहते हैं जो माउथ है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इससे पहले की वीडियो आप लाजमी देख लें, उसमें हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो वो वहाँ पर हम सिर्फ नोज़ की बात करें। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर माउथ भी लिख रहा हूँ। अब यहाँ से क्या कर रहा है, ये जो एयर पार्टिकल हैं या ऑक्सीजन है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, थ्रू लेरिंग्स, पेरिंग्स और ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। ये हमारे साथ क्या है, लंग्स हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लंग्स, इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। अब क्या यहाँ पर जब आते हैं तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि जितने भी हमारे साथ देखें, यहाँ पर एक जो डायफ्राम है, डायफ्राम, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है, डायफ्राम। ओके, अब ये डायफ्राम क्या करता है, सबसे पहले ये काम करता है, और दूसरा जो यहाँ पर ये रिब है, ठीक है, ये आपके साथ क्या है, ये एक रिब हुआ, ये दूसरा, इस दो रिब्स के दरमियान में मसल्स मौजूद होते हैं, और इन मसल को हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं ये दोनों कर रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम।
इंटरकोस्टल मसल क्या कर रही हैं, ये मसल्स जो डायफ्राम की होती है ये कंट्रैक्ट हो जाती हैं, और कंट्रैक्ट क्या किस तरह होती हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा अपोजिट काम कर रहा है। क्या कर रहा है, डायफ्राम नीचे आ जाता है क्योंकि ये इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि ये इस तरह होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है तो ये डायफ्राम इस शेप में चला जाता है। इट्स मीन स्ट्रेट फ्लैट हो जाता है। फ्लैट किस लिए होता है, क्योंकि ये जब इस तरह होता है तो इस पे यहाँ पे इस तरह लंग्स पड़े होते हैं। तो लंग्स जब ये हमारे साथ एक्सहेलेशन की प्रोसेस में होगी, ठीक है, इस तरह डोम शेप, यहाँ पर जब ये एक्सपेंड होगा या हम कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर देख ले फॉर एग्जांपल इस तरह है ना, जब ये नीचे होगा तो लंग्स भी नीचे आएंगे। इट्स मीन कि लंग्स के लिए जो स्पेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और इसी तरह ये बिकम फ्लैट, ये क्या हो जाती हैं, फ्लैट हो जाती हैं जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये नीचे की तरफ आते हैं तो लंग्स के लिए स्पेस ज़्यादा बच जाती है। दूसरी बात, मसल्स बिटवीन रिब्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ये मसल्स क्या करते हैं, ये भी पहले इस तरह से होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह इनमें से थोड़ा सा स्पेस है, या मैं इस तरह कह देता हूँ कि ये इसमें थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है, रिब्स के अंदर इस तरह, रिब केज, लाइक दैट, ठीक है। ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं आपके साथ। ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सहेलेशन की बात करें, ठीक है, तो ये इंटरकोस्टल मसल्स में नहीं होती उस टाइम। फॉर एग्जांपल हम इस तरह सिंपली मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जब ये इनहेलेशन करती हैं तो इनमें से ये क्या कर लेती हैं, ये रिब्स जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये कंट्रैक्ट हो जाती हैं, देखें इस तरह से, ठीक है। तो इसमें देखिए जगह ज़्यादा आ रही है ना, पहले इस तरह थी, देखिए यहाँ पे आपके साथ स्पेस ज़्यादा हो गई। अब इसी स्पेस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी जा सकती है, यानी लंग्स के अंदर आ सकती है। लंग्स की जो हम बात कर रहे थे चेस्ट कैविटी में वॉल्यूम की, वो ज़्यादा हो गई है, एंड रिब केज एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे साथ इंस्पायरेशन हो गई, बाहर से हवा या हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं वो कहाँ पे आ गई है, अब लंग्स में आ चुकी है, ठीक है। अब लंग्स के बाद जब आप सांस लेते हैं, देखें आप सिंपली आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। किस तरह से, इस तरह करने देखें तो आपका रिब्स बाहर साइड की तरफ आ रहा है, ठीक है, बाहर साइड, और यहाँ से नीचे से डायफ्राम क्या कर रहे हैं, वो नीचे की तरफ जा रहा है। इट्स मीन कि आपका लंग्स जो वॉल्यूम है लंग्स का वो इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं, या दूसरा नाम उसे एक्सहेलेशन कहते हैं, एक्सहेलेशन, ठीक है, एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन। आप इसको याद कर लें और इसका बिल्कुल अपोजिट लिख लें, सो आपका एक्सपायरेशन बन जाएगा। यहाँ पर हमने वॉल्यूम चेस्ट कैविटी की बात की थी, इंक्रीज, वहाँ पर डिक्रीज, प्रेशर इन लंग डिक्रीज, वहाँ पे इंक्रीज। देख लें, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी विल बी डिक्रीज एंड प्रेशर इन लंग विल बी इंक्रीज। अब यहाँ पर प्रेशर की बात मैं आपको यहाँ पे दोबारा भी कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रेशर किस चीज़ की डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर प्रेशर हमारे साथ ऑक्सीजन की डिक्रीज हो रही है, और कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस एक्सचेंज पे उसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर लूँगा, खैर यहाँ पर नहीं पढ़ते। एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे साथ वॉल्यूम जो चेस्ट कैविटी की है वो क्या कर रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और प्रेशर जो है लंग की वो इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह हमने बात की थी रिब केजेस की, ठीक है, लाइक दैट, यहाँ पर मैं दोबारा वापस आ जाता हूँ। यहाँ जो रिब केज की बात की थी, ठीक है, यहाँ पर अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सपेंड हुआ था, ठीक है, यहाँ पर अब ये रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। डोम शेप जो डायफ्राम है वो क्या कर लेगा, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, उल्टा जाएगा, तो ये इस तरह आ जाएगा। देखें पहले इस तरह हुआ था ना, अब ये वापस इस तरह आ जाएगा। जिस तरह ही ये वापस इस तरह आएगा, तो जिस तरह ये ऊपर आएगा लाइक दैट, ठीक है, इस शेप में, तो यहाँ पर जो लंग्स थी, ठीक है, वो पहले यहाँ पर थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, अब वो यहाँ से ऊपर आ जाएगी। जब ऊपर आएगी तो इसकी जो डायरेक्टली जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर भी एग्जर्ट होगा, और उसी प्रेशर की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से वापस एक्सहेल होगा। मसल ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम रिलैक्स, और यहाँ से क्या हो रहा है, वापस इस तरह जगह बनाया था वापस इस तरह हो जाएंगे। देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता चल रहा है कि वॉल्यूम कम हो गई है। रिब केज गोज़ डाउन, रिब केज क्या कर जाएंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल ऊपर आइए, अब मैं एक्सहेल कर रहा हूँ,
देखें रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वहाँ से डायफ्राम क्या कर रहे हैं, वो उलट इसका कर रहे हैं, डोम शेप बन जाएगा। जब डोम बनेगा इट्स मीन के लंग्स पर असर पड़ेगा और लंग्स में वहाँ पर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा और इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आएगी, ठीक है, एंड डायफ्राम बिकम डोम शेप। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, स्मॉल सा टॉपिक है, इसके रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। इससे पहले भी मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ रिस्पायरेटरी ट्रैक में, लेकिन खैर आज दोबारा दोहराते हैं। गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। हमें पता है कि लंग्स हमारे साथ क्या है, एक कैविटी है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ लॉट ऑफ मिलियन ऑफ sac-like structure are present and that sac-like structure are called alveoli। यहाँ पर MCQs ये ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो ये देखें पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं भी नहीं हो रहा, जस्ट अल्वेलाई में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, थिन वॉल्ड हैविंग नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। किस तरह है, इस तरह लाइक दैट। फॉर एग्जांपल दिस वन इज अल्वेलाई लाइक दैट, ठीक है। और इस पर हमारे साथ क्या है, कैपिलरीज मौजूद हैं इस तरह से। एंड हेयर ठीक है। ब्लड क्या करते हैं, कैपिलरीज में हैज़ अ लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। वो ब्लड जो आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजन की है वो बहुत ज़्यादा कम है। इनहेल एयर हैज़ हायर कंसंट्रेशन। और जो यहाँ पर हमारे साथ इनहेलेशन हो रही है वहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा है। देखें फॉर एग्जांपल मैं एक्सहेल कर रहा हूँ तो एक्सहेलेशन टाइम में क्या है, जो हायर कंसंट्रेशन है बॉडी में, ठीक है, बॉडी में जो हायर कंसंट्रेशन है वो किस चीज़ की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है, उसके लिए ज़रूरत क्या है, एक्सचेंज कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर ऑक्सीजन इनहेल होगा। अब वो ऑक्सीजन जाएगा, इनहेल करेगा। अब ऑक्सीजन के लिए अंदर जाते हुए क्या है, वो लोअर कंसंट्रेशन है और बाहर क्या, ये हायर कंसंट्रेशन है। जब ऑक्सीजन बाहर से इनसाइड द लंग्स जाएगा तो वहाँ पर पहले से ब्लड में जो कैपिलरीज हैं वो उसमें जो ब्लड आया हुआ है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक है। और वहाँ से वो क्या करेगा, डिफ्यूज़ होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू फ्रॉम द कैपिलरीज, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो कि ब्लड में बहुत ज़्यादा है उस टाइम, ठीक है, और जब ये एक्सहेलेशन करेगा तो उस टाइम ये अल्वेलाई से क्या करेगा, अल्वेलाई से जो हमारे साथ कैपिलरीज आई हुए हैं वो अल्वेलाई में छोड़ देगा। एंड CO2 डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द अल्वेलाई इनटू लंग्स, और फिर वहाँ से क्या, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एंड इसी तरह से वापस फ्रॉम द माउथ या नोज वापस आ जाएगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, या आप लोग एक लाइन में इस गैसियस एक्सचेंज को सीखना चाहते हैं तो वो किस तरह है, जब बाहर से ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी जाएगी, कहाँ पे, यानी अल्वेलाई में, ठीक है, अल्वेलाई में, तो अल्वेलाई में फर्स्टली कार्बन डाइऑक्साइड की हम कंसंट्रेशन कहते हैं वो ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं कैपिलरीज की बात नहीं कर रहा, मैं आप लोग के लिए आसान कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये कार्बन ऑक्सीजन जाएगा अल्वेलाई में और अल्वेलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन उसे लाद देगा, ठीक है, और उसे आउट करने पर मजबूर कर देगा, कहाँ पर, एनवायरनमेंट में। सिंपल सी बात है, ठीक है। और वहाँ से फिर ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए से, माउथ या नोज़ के ज़रिए से वापस आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी आ जाएगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारे साथ यहाँ पर ख़त्म होता है। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में बात की। इससे पहले आप काइंडली दूसरी वीडियो देख लें जिसमें हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में बात की थी, और उसमें मैंने लंग्स और अल्वेलाई को डिफ़ाइन कर लिया था अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज दोबारा आ गया, इसलिए मैंने दोबारा लंग और अल्वेलाई के ऊपर थोड़ी सी बात की। काइंडली अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।